हेलो बच्चों, तो भाई कैसे हो आप सभी। आई होप सारे वाले एकदम अच्छे होंगे, एकदम बड़े होंगे और एकदम मस्त होंगे। वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। क्या हाल चाल है तुम लोगों के। हाँ जी, सो हमारा जो चैप्टर चल रहा था, हमारी जो दृष्टि सीरीज चल रही थी यूपी बोर्ड वाला 9th एंड 10th चैनल पर क्लास 9th के लिए, उसमें हम 2 चैप्टर कर चुके हैं। अपना संख्या पद्धति, दूसरा बहुपद। आज की क्लास में करने वाले हम क्लास 9th का तीसरा चैप्टर जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति। एक ही क्लास में ये पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। बहुत इजी चैप्टर है ये, बहुत आसान चैप्टर है ये, और ये क्लास ज़्यादा लंबी भी नहीं होगी। मुझे मुश्किल से लगता है कि हम 50 मिनट के बीच में, लगभग 45 मिनट से 50 मिनट या 1 घंटे के अंदर अंदर इस पूरे चैप्टर को खत्म कर देंगे। बहुत इजी चैप्टर है। क्लास 9th के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही है, क्लास 10th के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्लास 10th में आपका छठा चैप्टर है निर्देशांक ज्यामिति, 7वां या छठा चैप्टर है निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है, तो भैया वहां पर ये पूरा का पूरा जो 9th क्लास का चैप्टर है बेसिक, वो काम आता है, बहुत ज्यादा जरूरी है ये चैप्टर। ठीक है, अब यहां पर हम क्या करने वाले हैं भैया, हम देखेंगे निर्देशांक ज्यामिति होती क्या है। क्लास 9th में तुम पहली बार जानते हो निर्देशांक ज्यामिति के बारे में कि होती क्या है। भाई डेली लाइफ में बहुत जगह पर ये यूज होती है। ठीक है, इंग्लिश में कहा जाता है इसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, इंग्लिश में इसे कहा जाता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और आपने देखा होगा जब आप मूवीज वगैरह देखते हो या फिर जब आप मैप पर कोई रैंडम लोकेशन लगाते हो, जब आप मैप पर कोई रैंडम लोकेशन लगाते हो, ठीक है, तो वो लोकेशन के क्या आते हैं, नाम आने की जगह पर उसके कोऑर्डिनेट्स आते हैं। क्या आते हैं, नाम आने की जगह पर उसके कोऑर्डिनेट्स आते हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, तो नाम आने की जगह पर भाई क्या आते हैं, नाम आने की जगह पर हमारा क्या आते हैं, नाम आने की जगह पर हमारे आते हैं कोऑर्डिनेट्स। तो यही जो कोऑर्डिनेट्स हैं, यही कोऑर्डिनेट्स पार्ट्स हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। ठीक है, अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होती क्या है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होती क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। इसमें और क्या क्या चीजें हैं, उन सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। चतुर्थांश क्या होते हैं, कार्तीय पद्धति क्या होती है, इन सब चीजों के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। तो भाई हमारा हुआ क्या, एक बार ऐसा हुआ, रेने देकार्ते एक मैथमेटिशियन थे। ठीक है, उन्हें लगा कि यार एक बात बताओ, वो थोड़ा लेटे हुए थे, उन्होंने लेटे लेटे देखा छत पे कोई निशान लगा हुआ था। उन्होंने कहा कि अगर मैं इस पूरी छत पर इस निशान की स्थिति को, कि ये निशान किस जगह पर है, उसे पता लगाना चाहता हूं, तो मैं कैसे पता लगाऊंगा। उन्होंने कहा ठीक है, मैं पता लगाऊंगा कि भाई ये वाला जो निशान है इधर वाली दीवार से इतनी दूरी पर है, इधर वाली दीवार से इतनी दूरी पर है, सामने वाली दीवार से इतनी दूरी पर है, इधर वाली दीवार से इतनी दूरी पर है। ऐसे रेफरेंस लेकर पता लगाऊंगा। तो उनके दिमाग में आइडिया आया कि अगर मान लो कोई तल है, कोई भी तल है, कोई भी प्लेन है, कोई भी जगह है, उस पर कोई बिंदु है। अब एक तल तुम्हारी धरती भी हो सकती है, ठीक है, और धरती पर कोई एक बिंदु कोई जगह हो सकती है। समझ रहे हो कि कोई जगह है, किसी का घर है पूरी धरती पर। ठीक है, तो धरती इतनी बड़ी है कि भाई वो घर जो है वो एक बिंदु के ही बराबर है। ठीक है, तो भाई तुम सिंपल सोचो कि उनके एक इस आइडिया से, जो मैप पर आजकल हम देखते हैं कि भैया घरों के एड्रेस हमें आराम से मिल जाते हैं, वो उनके एक इस आइडिया से आए थे कि भैया यार अगर मान लो मेरा कोई तल है, तल पर किसी बिंदु की स्थिति को कैसे पता लगाएंगे हम। ठीक है, तो तल पर किसी भी बिंदु की, किसी भी जगह, किसी भी प्लेन सरफेस पर कोई बिंदु है, उसकी स्थिति को कैसे पता लगाएंगे, ये आपका रेने देकार्ते ने समझाया था अपना निर्देशांक ज्यामिति के अंदर। और रेने देकार्ते ने इसे समझाने के लिए एक पद्धति दी थी जिसका नाम था कार्तीय पद्धति। उनका नाम रेने देकार्ते था, उन्हीं के नाम पर इस पद्धति का नाम पड़ा कार्तीय पद्धति। क्या नाम पड़ा, कार्तीय पद्धति। ठीक है, अब रेने देकार्ते ने यह बोला कि भाई देखो, हम किसी भी तल में किसी बिंदु की स्थिति को बता सकते हैं बड़े आराम से, अगर हम 2 चीजों का इस्तेमाल करें। 2 चीजें क्या है, 2 चीजें हैं आपकी संख्या रेखा। ठीक है, कि आप 2 संख्या रेखाओं का इस्तेमाल करो। संख्या रेखा याद है ना क्या होती है, पहले चैप्टर में पढ़ा था, संख्या पद्धति जो पहला चैप्टर था उसमें पढ़ा था कि भैया आपका बीच में आता है 0,
जीरो के दाईं तरफ सारी धनात्मक संख्या, जीरो के बाईं तरफ सारी ऋणात्मक संख्या होती है, तो ये हमारा संख्या रेखा होती है। ठीक है, इसका हर एक बिंदु, संख्या रेखा का हर एक बिंदु किसी ना किसी वास्तविक संख्या को दर्शा रहा होता है। तो रेने देकार्ते ने कहा कि भाई आप एक काम करो, आप दो संख्या रेखा लो, एक और दोनों संख्या रेखाएं एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती हूं। तो ऐसे हमारे पास बहुत सारे केस बन सकते थे कि जहां पर दो संख्या रेखाएं एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती हैं, ये वाला ये वाला ये वाला, काफी सारे बन सकते थे। तो उन्होंने कहा कि हमें सिर्फ एक केस से मतलब है अभी, और वो है ये वाला केस, जिसमें क्या होता है, जिसमें आपका दो संख्या रेखाएं एक दूसरे को काटेंगी, और एक दूसरे को किस तरीके से काटेंगी, एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटेंगी, और उनमें से एक संख्या रेखा क्षैतिज होगी। क्षैतिज को इंग्लिश में कहा जाता है हॉरिजॉन्टल, यानी कि एक संख्या रेखा क्षैतिज होगी, यानी कि हॉरिजॉन्टल होगी, यानी कि लेटी हुई होगी, और एक संख्या रेखा आपकी ऊर्ध्वाधर होगी, यानी कि खड़ी होगी, यानी कि आपकी वर्टिकल होगी। ठीक है, तो जब ये दो संख्या रेखाएं एक दूसरे को जीरो पर काटेंगी, तो एक क्षैतिज संख्या रेखा हो गई, लेटी हुई हॉरिजॉन्टल संख्या रेखा, इसका जीरो ये रहा, और एक आपकी ऊर्ध्वाधर खड़ी हुई संख्या रेखा हो गई, इसका जीरो ये रहा। ठीक है, अब भैया दोनों संख्या रेखाएं जब एक दूसरे को जीरो पर काटते हुए एक आकृति बनाएंगी कुछ इस तरीके की, तो उसकी सहायता से आप किसी भी बिंदु का क्या स्थिति बता सकते हो किसी भी तल में। ठीक है, अब देखो, यही जो ये दो संख्या रेखाएं हैं, ये जो दो संख्या रेखाएं हैं, इनकी सहायता से जब तुम किसी बिंदु की स्थिति बताते हो, उस पूरे प्रोसेस को कहा जाता है कार्तीय पद्धति। क्या कहा जाता है, कार्तीय पद्धति। अब कार्तीय पद्धति के अंदर हम जो ये दो संख्या रेखाओं का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, इन्हें संख्या रेखा नहीं बोला जाता, क्योंकि संख्या रेखा तो संख्या पद्धति में बोला जाता है, संख्या रेखा तो संख्या पद्धति में बोला जाता है। यहां पर क्या बोला जाता है, कार्तीय पद्धति में जो ये तुम्हारी लेटी हुई संख्या रेखा होती है, हॉरिजॉन्टल संख्या रेखा होती है, इसे बोला जाता है एक्स अक्ष। क्या बोला जाता है भाई, एक्स अक्ष। और ये जो तुम्हारी खड़ी हुई संख्या रेखा होती है, इसे बोला जाता है तुम्हारा वाई अक्ष। क्या बोला जाता है, वाई अक्ष। भाई मैं एक पेज पर ये पूरा चैप्टर खत्म करा दूंगा, इस एक पेज पर हम ये पूरा चैप्टर खत्म कर देंगे। बस थोड़ा सा फोकस के साथ सारी चीजें सुनते रहना, तुम ये पूरा चैप्टर खत्म कर दोगे एक पेज पर। ठीक है, तो अब जैसे मान लो तुम्हारा यहां पर कोई बिंदु था, रैंडम मान लो यहां पर कोई बिंदु था, बिंदु P। तुम्हें बताना है ये बिंदु P जो है वो तल में कहां पर स्थित है। तो तुमने क्या करा, तुमने इसके क्या बिंदु P के दोनों तरफ एक संख्या रेखा बनाई एक्स अक्ष, और एक संख्या रेखा बनाई वाई अक्ष। ठीक है, जहां पर दोनों ये संख्या रेखाएं एक दूसरे को काटेंगी वो है 0 0, दोनों संख्याओं के 0 हैं, ये तुम्हारे दोनों संख्याओं के 0 हैं। ठीक है, और इसे बोला जाता है क्या, इसे बोला जाता है मूल बिंदु। क्या बोला जाता है भाई, इसे बोला जाता है मूल बिंदु। जहां पर दोनों संख्या रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं, जहां पर दोनों संख्या रेखाएं एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती हैं, उस बिंदु को बोला जाता है मूल बिंदु। ठीक है, बेसिक चीजें याद रखना। ठीक है, अब देखो, मूल बिंदु के दाईं तरफ, मूल बिंदु के दाईं तरफ एक्स अक्ष पर सारी धनात्मक संख्याएं होती हैं, इसीलिए मूल बिंदु के दाईं तरफ वाली जो एक्स अक्ष होती है, मूल बिंदु के दाईं तरफ वाली जो एक्स अक्ष होती है, इसे कहा जाता है धनात्मक एक्स अक्ष। क्या कहा जाता है भाई, धनात्मक एक्स अक्ष। और मूल बिंदु के बाईं तरफ एक्स अक्ष पर सारी की सारी माइनस वाली संख्याएं होती हैं, यानी कि ऋणात्मक संख्याएं होती हैं, इसीलिए इसे कहा जाता है ऋणात्मक एक्स अक्ष। क्या कहा जाता है भाई, ऋणात्मक एक्स अक्ष। सेम ऐसे ही मूल बिंदु के ऊपर की तरफ जो वाई अक्ष होती है, उस पर सारी धनात्मक संख्याएं होती हैं, इसीलिए इसे कहा जाता है धनात्मक वाई अक्ष।
और मूल बिंदु से नीचे की तरफ जो y अक्ष है उस पर सारी ऋणात्मक संख्याएं होती हैं, इसीलिए इसे कहा जाता है ऋणात्मक y अक्ष। या तुम ऐसे भी कह सकते हो कि x अक्ष के ऊपर की तरफ धनात्मक y अक्ष होती है, x अक्ष के नीचे की तरफ ऋणात्मक y अक्ष होती है। x अक्ष के दाईं ओर धनात्मक x अक्ष होती है, सॉरी y अक्ष के दाईं ओर धनात्मक x अक्ष होती है, y अक्ष के बाईं ओर ऋणात्मक x अक्ष होती है। ठीक है, तो ये बेसिक चीज सबको पता होनी चाहिए। क्लियर है, समझ में आ गया इतना मेरे लल्लू लाल? अब देखो, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे और डिटेल में चीजों को समझेंगे कि भाई किसी बिंदु की तल में स्थिति बताने के लिए तुमने अक्ष तो बना ली, एक बिंदु मान लो यहां था, एक बिंदु हो गया तुम्हारा, मान लो मैं यहां पर ले लेता हूं कोई सा बिंदु, ये रहा फॉर एग्जाम्पल, मान लो मैंने ये बिंदु ले लिया, ये बिंदु ले लिया, या ये बिंदु ले लिया मैंने। ठीक है, ये है मेरा बिंदु Q। ठीक है, तो अब देखो, अब किसी भी बिंदु की स्थिति बताने के लिए आपको क्या चाहिए होते हैं? आपको चाहिए होते हैं निर्देशांक। ठीक है, क्या चाहिए होते हैं भाई? आपको चाहिए होते हैं निर्देशांक। निर्देशांक क्या होता है भाई? देखो, निर्देशांक होता है एक क्रमित युग्म। ठीक है, जैसे तुम अपने घर का एड्रेस बताते हो, तो घर का एड्रेस कैसे बताते हो? पहले हाउस नंबर, ठीक है, फिर गली नंबर, ठीक है, उसके बाद फिर तुम क्या बताते हो कि भैया किस मोहल्ले में तुम रहते हो, उसके बाद तुम बताते हो कि तुम्हारा शहर कौन सा है, उसके बाद तुम बताते हो कि तुम्हारा स्टेट कौन सा है, उसके बाद तुम बताते हो कि भैया तुम्हारा पिन कोड क्या है ना? ऐसे ही तो बताते हैं। पूरा एड्रेस जो लिखते हैं, जैसे मान लो मैं अपना एड्रेस लिखूंगा तो मैं लिखूंगा तुम्हारा 73/28 D, ठीक है, और सोम विहार कॉलोनी, ठीक है, और आपका मेरठ, ठीक है, इसके अलावा फिर 250002, इस तरीके से बताऊंगा, या फिर 250002 से पहले उत्तर प्रदेश लगा दूंगा मैं। ठीक है, तो ये होगा, है ना? तो एड्रेस बताने का एक प्रॉपर फ्लो होता है। ऐसा तो होगा नहीं कि पहले तुम बोलोगे अच्छा उत्तर प्रदेश में, फिर बोलोगे तुम कि मैं रहता हूं सोम विहार कॉलोनी में, उसके बाद मेरा हाउस नंबर उत्तर प्रदेश सोम विहार कॉलोनी 73/28 D मेरठ। ऐसे थोड़ी बताओगे, एक फ्लो होता है, एक फ्लो में आप सारी चीजें बताते हो जब आप एक एड्रेस बता रहे होते हो। तो सेम ऐसे ही जब तुम बिंदु की स्थिति बता रहे हो, यानी कि तुम बिंदु का एड्रेस बता रहे हो, तो इसका मतलब क्या है कि वो भी एक फ्लो फॉलो करेगा। ठीक है, और इस फ्लो को बोलते हैं क्रमित युग्म। क्रमित युग्म में क्या होता है? क्रमित युग्म में दो चीजें होती हैं, और वो दोनों चीजें क्या होती हैं? एक पर्टिकुलर रूल फॉलो करती हैं। तो निर्देशांक जो है वो क्रमित युग्म होता है, और वो हमेशा एक रूल फॉलो करता है। वो रूल क्या है? रूल ये है कि x निर्देशांक हमेशा पहले आएगा और y निर्देशांक हमेशा बाद में आएगा। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया, आपने बोल दिया, हमने मान लिया। ठीक है, ये रूल आपको कभी भी जब आप एड्रेस लिखोगे किसी बिंदु का, जैसे आप अपना एड्रेस लिखते हो तो आप फॉलो करते हो कि भैया पहले हाउस नंबर, फिर गली नंबर, फिर मोहल्ले का नाम, फिर शहर का नाम, फिर अपने स्टेट का नाम, फिर पिन कोड। ऐसे एक रूल फॉलो होता है। सेम यहां पर भी निर्देशांक बताते हुए एक रूल फॉलो होगा कि भैया पहले x निर्देशांक फिर y निर्देशांक। x निर्देशांक क्या होता है भाई? देखो, x निर्देशांक होता है कि आपका जो बिंदु है वो y अक्ष से कितनी दूरी पर है। जो बिंदु है वो y अक्ष से कितनी दूरी पर है, यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, ये इसका x निर्देशांक होता है। बिंदु से y अक्ष की दूरी कितनी है, ये इसका x निर्देशांक होता है। और ये निकाला कैसे जाता है? ये निकाला जाता है अगर आप बिंदु से सीधा x अक्ष पर एक लंब डाल दो। आप बिंदु से सीधा x अक्ष पर एक लंब डाल दो तो आपके पास आता है आपका क्या? तो आपके पास आता है आपका जहां पर ये x अक्ष को काट रहा होगा, ठीक है, वही हो जाएगा बिंदु का x निर्देशांक।
तो ये हो जाएगा P का x निर्देशांक 2। ठीक है, तो तुम देखो मैंने क्या बोला, बिंदु की y अक्ष से दूरी, तो ये वाली जो यहां से यहां तक की दूरी है, ध्यान से देखो, जो तुम्हारी यहां से यहां तक की दूरी है, जो तुम्हारी यहां से यहां तक की दूरी है, वही दूरी यहां से यहां तक की है। तो बिंदु की x, आपका जब आप बिंदु की y अक्ष से दूरी निकाल रहे हो तो आप क्या देख रहे हो, आप देख रहे हो यहां से बिंदु की y अक्ष से दूरी बिल्कुल वही है जो आपने अभी निकाली है। ठीक है, यहां से यहां तक की दूरी, y अक्ष से लेकर बिंदु तक की दूरी, y अक्ष से लेकर बिंदु तक की दूरी ही आपकी बिंदु की क्या है, y अक्ष से दूरी है, और उसी को बोला जाता है x निर्देशांक। ठीक है, क्या बोला जाता है भाई, उसी को बोला जाता है x निर्देशांक। ठीक है मेरे लल्लू लाल, समझ में आया? ठीक है, तो यहां पर मैं लिख भी देता हूं इन चीजों को, जैसे कि आपके पास आता है आपका क्या, आपके पास आता है आपका सबसे पहला पॉइंट कि ये होता है x निर्देशांक। ठीक है, जिसे क्या बोला जाता है भाई, जिसे बोला जाता है बिंदु की y अक्ष से लंबवत दूरी। ठीक है भाई, आपका जो x निर्देशांक होता है उसे बोला जाता है बिंदु की y अक्ष से लंबवत दूरी। बहुत सिंपल सी चीज है भाई, लेकिन याद रखना ये, क्योंकि आधे बच्चों को ये चीज याद ही नहीं होती है, आधे बच्चों को ये पता ही नहीं होता है कि है क्या। तो तुम लोग उन आधे बच्चों में नहीं आने चाहिए। ठीक है, आपका x निर्देशांक जो होता है वो बिंदु की y अक्ष से लंबवत दूरी होती है। कैसे निकलता है, बिंदु से x अक्ष पर लंब डालोगे तो उसकी y अक्ष से दूरी आ जाएगी, वो उसका x निर्देशांक होता है। अब बात करते हैं y निर्देशांक की। y निर्देशांक कैसे निकलता है भाई, देखो आपका जो y निर्देशांक होगा वो क्या होगा, वो होगा बिंदु की x अक्ष से लंबवत दूरी। जो बिंदु की x अक्ष से दूरी होगी वो उसका y निर्देशांक है। ठीक है, बिंदु की जो x अक्ष से दूरी होगी, यानी कि यहां से यहां तक की जो दूरी है, यहां से यहां तक की जो दूरी है वो इसका y निर्देशांक है। और ये कैसे निकलता है, ये निकलता है कि आप अपने बिंदु से y अक्ष पर एक लंब डालो, जहां पर ये y अक्ष को काटेगा वो बिंदु हो जाएगा आपका क्या, वो बिंदु हो जाएगा आपका, अगर आप नोटिस करोगे तो वही बिंदु आपका क्या होगा, बिंदु होगा आपका x अक्ष से लंबवत दूरी। ये रही x अक्ष, x अक्ष से यहां तक की दूरी, यहां से यहां तक की दूरी ये रही, वही बिंदु आपका y निर्देशांक होगा। ठीक है, तो कैसे निकालते हैं, आपका ये हो गया y निर्देशांक 4। ठीक है भाई, तो बिंदु की x निर्देशांक जो होता है वो होती है क्या, बिंदु की y अक्ष से लंबवत दूरी। बिंदु की y अक्ष से लंबवत दूरी उसका x निर्देशांक होती है। कैसे निकलता है, बिंदु से x अक्ष पे लंब डाल दो, उसका x निर्देशांक मिल जाएगा। और बिंदु का y निर्देशांक क्या होता है, बिंदु का y निर्देशांक होता है बिंदु की x अक्ष से लंबवत दूरी, और वो कैसे निकलता है, बिंदु से y अक्ष पर एक लंब डालो तो तुम्हें उसका y निर्देशांक मिल जाएगा। तो जैसे कि यहां पर है, इस बिंदु का अगर तुम्हें बिंदु Q का x निर्देशांक चाहिए तो तुम क्या करोगे, बिंदु Q का x निर्देशांक चाहिए तो बिंदु Q से x अक्ष पर लंब डालोगे, जहां पर यह x अक्ष को काट रहा है वो इसका x निर्देशांक हो गया, जैसे कि -3। ठीक है, और बिंदु Q से y अक्ष पर एक लंब डालोगे, जहां पर यह y अक्ष को काट रहा है वो इसका कौन सा y निर्देशांक हो गया, 2। ठीक है, 2। तो यहां पर मैं लिख देता हूं y निर्देशांक क्या होता है भाई, आपको याद रखना है ये y निर्देशांक क्या होता है, y निर्देशांक y निर्देशांक होता है तुम्हारा क्या, y निर्देशांक होता है बिंदु की
एक्स अक्ष से लंबवत दूरी। इसे आगे यहां पर लिख देता हूं, बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी, लंबवत दूरी, ठीक है, बिंदु की एक्स अक्ष से लंबवत दूरी, ठीक है, याद रखना। y निर्देशांक होता है बिंदु की y अक्ष से लंबवत दूरी, और x निर्देशांक होता है बिंदु की y अक्ष से लंबवत दूरी, और y निर्देशांक होता है बिंदु की x अक्ष से लंबवत दूरी। x निर्देशांक कैसे निकलता है? बिंदु से x अक्ष पर लंब डालोगे, जहां पर x अक्ष को काट रहा है वो x निर्देशांक, बिंदु से y अक्ष पर लंब डालोगे, जहां पर वो y अक्ष को काट रहा है वो y निर्देशांक। ठीक है, ये सबको क्लियर हो गया? ये सबको समझ में आ गया? यहां पर किसी को कोई दिक्कत? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ भाई। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अब देखो, जो निर्देशांक होते हैं, ठीक है, जो निर्देशांक होते हैं, इस पॉइंट को भी नोट कर लेना, इस पॉइंट को भी नोट कर लेना जो मैं लिखने जा रहा हूं अब। जो निर्देशांक होते हैं इनके भी निकनेम होते हैं। जैसे तुम्हारा एक नाम होगा राहुल, दूसरा नाम होगा रोहित, ठीक है, बाहर स्कूल में नाम होगा तुम्हारा आयान, खूल सा नाम है एकदम आयान, मम्मी घर पे बुलाती हैं छोटू, है ना। जैसे मेरा नाम है कमल, घर पे मम्मी बुलाती हैं प्रिंस। ठीक है, तो निकनेम होते हैं भैया। अब ऐसे इनके भी निकनेम होते हैं कि जैसे इनका नाम है एक्स निर्देशांक, तो एक्स निर्देशांक को बोला जाता है क्या? एक्स निर्देशांक को बोला जाता है भुज। एक्स निर्देशांक का नाम होता है भुज, और वाई निर्देशांक का नाम होता है कोटि। वाई निर्देशांक का नाम होता है कोटि, ठीक है। एक्स निर्देशांक का नाम होता है भुज, वाई निर्देशांक का नाम होता है कोटि। तो ऐसे तुमसे पूछा जाए कि 2,4 में भुज क्या है, तो 2,4 में भुज है 2 और 4 है कोटि। ऐसे ही तुमसे पूछा जाए -3,2 में भुज क्या है, तो -3,2 में भुज है -3 और कोटि है 2। ठीक है, चलो जी। अब देखो यहां पर एक पॉइंट और आता है। क्या आता है? कि तुम्हारा जो मूल बिंदु है उसके निर्देशांक कितने होंगे। तो मूल बिंदु है भाई तुम्हारा यहां पर, ये x अक्ष को भी 0 पर काट रहा है, ये y अक्ष को भी 0 पर काट रहा है। ठीक है, ये x अक्ष को भी 0 पर काटता है, ये y अक्ष को भी 0 पर काटता है। या फिर तुम ऐसे भी कह सकते हो कि x निर्देशांक क्या होता है बिंदु का? बिंदु का x निर्देशांक होता है बिंदु की y अक्ष से दूरी। तो जो तुम्हारा मूल बिंदु है वो y अक्ष पर ही है पहले से ही। मूल बिंदु कहां है? ये रहा, ये y अक्ष पर ही है पहले से ही। तो अगर मूल बिंदु पहले से ही y अक्ष पर है तो उसकी y अक्ष से दूरी कितनी हो जाएगी? अगर तुम पहले से ही अपने घर में हो तो तुम्हारी अपने घर से दूरी कितनी है? अगर तुम पहले ही अपने घर में बैठे हो तो तुम्हारी अपने घर से दूरी 0 किलोमीटर। ठीक है, तो बिंदु अगर पहले से ही y अक्ष पर है तो उसकी y अक्ष से दूरी कितनी हो गई? 0। y अक्ष से दूरी क्या होती है? x निर्देशांक, तो x निर्देशांक 0 हो गया। सेम आपका मूल बिंदु x अक्ष पर भी होता है, तो मूल बिंदु की x अक्ष से दूरी कितनी है? मूल बिंदु की x अक्ष से दूरी भी 0 है। और अगर मूल बिंदु की x अक्ष से दूरी भी 0 है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब इसका y निर्देशांक, क्योंकि मूल बिंदु की x अक्ष से दूरी क्या होती है? उसका y निर्देशांक, यानी कि इसका y निर्देशांक भी 0 होगा। ठीक है, या फिर तुम ऐसे भी कर लो कि बिंदु x अक्ष को भी 0 पर काटता है, y अक्ष को भी 0 पर काटता है, इसका मतलब इसके निर्देशांक 0,0 होते हैं। तो याद रखना तुम्हारा जो मूल बिंदु है उसके निर्देशांक 0,0 होते हैं। ठीक है, मूल बिंदु के निर्देशांक 0,0 होते हैं। अब मान लो कोई बिंदु तुम्हारा है जो कि तुम्हारा बिंदु है x अक्ष पर, कोई बिंदु तुम्हारा x अक्ष पर है। ठीक है, तो हमेशा याद रखना है तुम्हें ये क्या, कि अगर कोई बिंदु x अक्ष पर है तो उस बिंदु की x अक्ष से दूरी कितनी होगी। तो अगर कोई बिंदु x अक्ष पर है तो उसकी x अक्ष से दूरी क्या होगी? अगर बिंदु पहले से ही x अक्ष पर है तो उसकी x अक्ष से दूरी कितनी होगी? 0 होगी। और बिंदु की x अक्ष से दूरी क्या होती है? बिंदु की x अक्ष से दूरी होती है उसका y निर्देशांक। तो x अक्ष पर हमेशा आपका जो y निर्देशांक रहेगा वो 0 रहेगा। x अक्ष पर हमेशा जो y निर्देशांक रहेगा वो 0 रहेगा। तो तुम्हारा कोई भी बिंदु अगर x अक्ष पर है, कोई भी बिंदु अगर x अक्ष पर है तो उसके निर्देशांक
x, 0 के रूप के होंगे। कोई भी बिंदु अगर x अक्ष पर है, x अक्ष के बाहर है तो ठीक है, लेकिन अगर कोई भी बिंदु x अक्ष पर है, चाहे वो यहां हो चाहे यहां हो, कहीं भी हो, उसके निर्देशांक x, 0 के रूप के होंगे, जहां पर x होगा आपका कोई भी वास्तविक संख्या। अगर धनात्मक है तो वो x अक्ष पर धनात्मक दिशा में होगा, और अगर x का मान ऋणात्मक है तो वो x अक्ष पर ऋणात्मक दिशा में होगा। लेकिन अगर y का मान 0 है तो इसका मतलब वो x अक्ष पर ही होगा, हमेशा x अक्ष पर होगा। सेम चीज तुम्हारा y अक्ष पर आती है कि भाई अगर कोई बिंदु मान लो y अक्ष पर है, कोई बिंदु अगर मान लो y अक्ष पर है तो क्या होगा भाई? तो देखो y अक्ष पर बिंदु की y अक्ष से दूरी, अगर बिंदु पहले ही y अक्ष पर है तो उसकी y अक्ष से दूरी कितनी होगी? अगर कोई बिंदु पहले ही y अक्ष पर है तो उसकी y अक्ष से दूरी होगी 0। बिंदु की y अक्ष से दूरी क्या होती है? उसका x निर्देशांक। तो अगर कोई बिंदु पहले ही y अक्ष पर है तो उसका x निर्देशांक जो है वो हमेशा 0 रहेगा। ठीक है, उसका x निर्देशांक हमेशा 0 रहेगा। यानी कि अगर कोई बिंदु आपका y अक्ष पर है तो उसके निर्देशांक 0, y के रूप के होंगे, क्योंकि भैया बिंदु y अक्ष पर है तो x निर्देशांक तो 0 हो गया, बिंदु की y अक्ष से लंबवत दूरी, और आपका जो y निर्देशांक है वो कुछ भी हो सकता है, कोई भी वास्तविक संख्या। अगर धनात्मक है तो y अक्ष की धनात्मक दिशा में, अगर ऋणात्मक है तो y अक्ष की ऋणात्मक दिशा में। हाँ जी, तो यहां तक मुझे बताओ सबको चमका के नहीं चमका? हाँ जी, यहां तक मुझे बताओ सबको चमका के नहीं चमका? चैप्टर कंप्लीट हो चुका है अब ये, बस इसमें एक टॉपिक और बचा है एक्सप्लेन करने वाला, वो है चतुर्थांश। बाकी पूरा चैप्टर खत्म हो गया, यहां पे खत्म कर दिया पूरा चैप्टर मैंने। अभी क्वेश्चन करेंगे, वहां पे और अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। यहां तक बताओ, यहां तक सबको चमका के नहीं चमका? बढ़िया। देखो, अब जब तुम किसी भी तल पर बिंदु की स्थिति को बताने के लिए अक्ष बनाते हो, x अक्ष और y अक्ष, जो कि एक दूसरे को मूल बिंदु पर काटती हैं, तो आपका जो पूरा भाग है, वो जो पूरा तल है, वो 4 भागों में बंट जाता है, 4 अलग अलग भागों में बढ़ जाता है। ठीक है, 4 अलग अलग भागों में बढ़ जाता है। इन्हीं 4 भागों को हम बोलते हैं चतुर्थांश। एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, यानी कि घड़ी की सुई की उल्टी दिशा में। पहला चतुर्थांश, दूसरा चतुर्थांश, तीसरा चतुर्थांश, चौथा चतुर्थांश। ठीक है, अब अगर मान लो कोई बिंदु इनमें से किसी एक चतुर्थांश में है, तो कैसे पता चलेगा कि वो कौन से चतुर्थांश में है? बिना उसे तल पर दर्शाए, अगर मान लो मैं तुम्हें रैंडमली बिंदु दे दूं -3, -1/2, तो तुम्हें कैसे पता चलेगा कि वो कौन से चतुर्थांश में है? वो इस वाले एरिया में आ रहा है, वो इस वाले एरिया में आ रहा है, वो इस वाले में आ रहा है या इस वाले में आ रहा है? कैसे पता चलेगा? तो देखो, आपका ये चतुर्थांश का केस जो है बड़ा आसान है। ठीक है, आपको याद है क्या कि मूल बिंदु के दाईं तरफ धनात्मक x अक्ष होती है, ठीक है, बाईं तरफ ऋणात्मक x अक्ष होती है। मूल बिंदु के ऊपर की तरफ धनात्मक y अक्ष होती है और नीचे की तरफ ऋणात्मक y अक्ष होती है। ठीक है, तो हमारे जो चतुर्थांश होते हैं उनमें अगर तुम ध्यान से देखोगे, हल्का सा भी ध्यान से देखोगे, तो तुम्हें तुम्हारा काम दिख जाएगा। क्या? कि भाई तुम्हारा जो पहला चतुर्थांश है वो किस किस से मिलकर बना है भाई? अगर तुम ध्यान से मिलकर देखोगे तो तुम्हारा पहला चतुर्थांश जो है वो तुम्हारा किससे? धनात्मक x अक्ष, धनात्मक x अक्ष और धनात्मक y अक्ष से मिलकर बना है ना? पहला चतुर्थांश जो है तुम्हारा वो धनात्मक x अक्ष, धनात्मक y अक्ष से मिलकर बना है। तो इसका मतलब जो पहला चतुर्थांश है उसमें x, उसमें तुम्हारे x निर्देशांक भी सारे प्लस के आएंगे, क्योंकि प्लस की x अक्ष है, यहीं से कोई ना कोई बिंदु लिया जाएगा। तो x निर्देशांक भी सारे प्लस के आएंगे और y निर्देशांक भी सारे प्लस के आएंगे, क्योंकि ये क्या है? ये धनात्मक y अक्ष है। ये भी कहीं ना कहीं कहां से? आपका y निर्देशांक जो है वो पूरा का पूरा धनात्मक y अक्ष में से लिया जाएगा, यानी कि वो भी प्लस का होगा। तो भैया आपका पहले चतुर्थांश में
एक्स निर्देशांक भी प्लस का होता है, वाई निर्देशांक भी प्लस का होता है। तो कोई भी बिंदु है जिसके निर्देशांक मान लो 2,5, 1,4, 9,3/8, ठीक है, 10,80, अगर दोनों निर्देशांक प्लस के हैं, एक्स निर्देशांक भी प्लस है, वाई निर्देशांक भी प्लस है, तो वो बिंदु हमेशा आपका पहले चतुर्थांश में रहेगा। ठीक है, अब दूसरे की बात करते हैं। तो सेम कहानी दूसरे चतुर्थांश में आती है, लेकिन दूसरे चतुर्थांश में एक्स निर्देशांक जो है वो कहां से लिया जाएगा, वो ऋणात्मक एक्स अक्ष से लिया जाएगा, क्योंकि दूसरा चतुर्थांश कहां पर बन रहा है, दूसरा चतुर्थांश ऋणात्मक एक्स अक्ष और धनात्मक वाई अक्ष से बन रहा है। ठीक है, तो यानी कि एक्स निर्देशांक ऋणात्मक एक्स अक्ष से लिया जाएगा, यानी कि वो माइनस होगा, और वाई निर्देशांक धनात्मक वाई अक्ष से लिया जाएगा, यानी कि वो प्लस का होगा। तो दूसरे चतुर्थांश में आपका एक्स निर्देशांक माइनस का होता है और वाई निर्देशांक प्लस का होता है। तो कोई भी निर्देशांक -1/2,1, -4,3, ठीक है, -9/7,2, ये सब क्या है, ये सब जिनमें एक्स निर्देशांक माइनस का, वाई निर्देशांक प्लस का है, वो सब दूसरे चतुर्थांश में आएंगे, वो सब दूसरे चतुर्थांश में आएंगे। अब तीसरे चतुर्थांश की बात करते हैं। तो तीसरे चतुर्थांश जो है वो ऋणात्मक एक्स अक्ष और ऋणात्मक वाई अक्ष से मिलकर बना है, यानी कि एक्स निर्देशांक ऋणात्मक एक्स अक्ष से लिए जाएंगे, तो यानी कि एक्स निर्देशांक कैसे होंगे, माइनस के होंगे, और वाई निर्देशांक जो है वो ऋणात्मक वाई अक्ष से लिए जाएंगे। ठीक है, तो वाई निर्देशांक कैसे होंगे, वो भी माइनस के होंगे। तो यानी कि तीसरे चतुर्थांश में आपका एक्स निर्देशांक भी माइनस का होता है, वाई निर्देशांक भी माइनस का होता है। तो कोई भी आपने बिंदु ले लिया -2, -3, माइनस के √2, माइनस के √3/7, ठीक है, जहां पर एक्स निर्देशांक भी माइनस हो, वाई निर्देशांक भी माइनस हो, यानी कि भुज भी माइनस हो, कोटि भी माइनस हो, वो सारे बिंदु तीसरे चतुर्थांश में आएंगे। चौथे चतुर्थांश की अगर मैं बात करता हूं, तो चौथा चतुर्थांश आपका धनात्मक एक्स अक्ष और ऋणात्मक वाई अक्ष से मिलकर बना है। इसका मतलब इसके एक्स निर्देशांक जो है वो सारे धनात्मक एक्स अक्ष से लिए जाएंगे, यानी कि वो प्लस के होंगे, और वाई निर्देशांक सारे ऋणात्मक वाई अक्ष से लिए जाएंगे, यानी कि वो सारे माइनस होंगे। तो भैया चौथे चतुर्थांश में आपका एक्स निर्देशांक प्लस होता है, वाई निर्देशांक माइनस होता है। ठीक है, तो अब आपके सामने अगर कोई बिंदु आ जाता है तो आप आराम से देखकर बता सकते हो कि वो बिंदु कहां पर स्थित है, वो एक्स अक्ष पर है, वाई अक्ष पर है, एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा में है, ऋणात्मक दिशा में है, वाई अक्ष की ऋणात्मक दिशा में है, धनात्मक दिशा में है, पहले चतुर्थांश में है, दूसरे में है, तीसरे में है या चौथे में है। देखो, अगर उसका एक्स निर्देशांक 0 हुआ, बिंदु का एक्स निर्देशांक 0 हुआ, ठीक है, और क्या होगा, अगर बिंदु का एक्स निर्देशांक 0 हुआ तो वो वाई अक्ष पर होगा। वाई अक्ष पर कहां होगा, धनात्मक दिशा में कि ऋणात्मक दिशा में, इसके लिए देखो उसका वाई निर्देशांक कैसा है, प्लस का है तो वो वाई अक्ष की धनात्मक दिशा में, और माइनस का है वाई निर्देशांक तो वो वाई अक्ष की ऋणात्मक दिशा में। ऐसे ही अगर मान लो बिंदु जो तुम्हें दिया हुआ है उसका वाई निर्देशांक 0 है, ठीक है, वाई निर्देशांक 0 है तो वो कहां आएगा, वाई निर्देशांक 0 है तो वो एक्स अक्ष पर आएगा। ठीक है, एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा में या ऋणात्मक दिशा में, उसके लिए उसका एक्स निर्देशांक चेक कर लो। एक्स निर्देशांक प्लस है तो एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा में, एक्स निर्देशांक माइनस है तो एक्स अक्ष की ऋणात्मक दिशा में। अब मान लो बिंदु में कोई भी निर्देशांक 0 नहीं है, ना एक्स निर्देशांक ना वाई निर्देशांक, फिर क्या चेक करो कि भैया उसके आपका जो निर्देशांक दिए हुए हैं उनके चिन्ह कैसे हैं। अगर एक्स निर्देशांक वाई निर्देशांक दोनों प्लस है पहले चतुर्थांश में, एक्स निर्देशांक माइनस है, वाई निर्देशांक प्लस है दूसरे चतुर्थांश में, एक्स निर्देशांक और वाई निर्देशांक दोनों माइनस है तीसरे चतुर्थांश में, और अगर एक्स निर्देशांक प्लस है, वाई निर्देशांक माइनस है तो चौथे चतुर्थांश में। और इस तरीके से आपका कार्तीय पद्धति जो है वो खत्म हो जाती है। ठीक है, कार्तीय पद्धति जो है वो खत्म हो जाती है। अब खाली एक टॉपिक बचा है इस चैप्टर का, जो कि है आपका बिंदुओं को संख्या रेखा, मतलब बिंदुओं को अक्षों पर दर्शाना, कि अगर तुम्हें कोई बिंदु दे दिया जाए तो उसे अक्ष पर कैसे दर्शाएंगे। अब वो मैं तुम्हें सीधा क्वेश्चन से समझाऊंगा। मैं सीधा चल रहा हूं अब एक एक करके क्वेश्चन पर, एक एक करके सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। देखो भाई, तो यहां पर कुछ कुछ चीजें लिखी हुई हैं, जैसे कि ये रही कि भुज क्या होता है, एक्स निर्देशांक को भुज कहते हैं,
कोटि क्या होती है, y निर्देशांक को कोटि कहते हैं। निर्देशांक क्या होते हैं, जब भुज और कोटि को एक साथ लिखकर कोष्ठक में बंद कर दिया जाता है, यानी कि जब x निर्देशांक y निर्देशांक को एक साथ लिखकर कोष्ठक में बंद कर देते हैं तो वो बनते हैं हमारे क्या, निर्देशांक। ठीक है, अब सीधा ये जो चीजें ये मैंने इसीलिए लिख दी थी, वैसे तो सारी चीजें यहां पर लिखी हुई हैं। इस एक पेज पर तुम्हारा पूरा चैप्टर कराया हुआ है मैंने, ये एक पेज संभाल के रख लोगे तुम्हारा पूरा चैप्टर क्लियर है। ये देख लो, ये रहा निर्देशांक ज्यामिति, पूरा इस चैप्टर एक पेज पे खत्म है। ठीक है, आ जाओ अब देखो सीधा मैं आगे बढ़ता हूं। पहला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन हमसे कहता है कि बिंदु बी का भुज और कोटि क्रमशः डैश और डैश है और बिंदु बी के निर्देशांक क्या होंगे। तो बिंदु बी का भुज और कोटि बताना है। कहां है भाई बिंदु बी, ये रहा बिंदु बी, इसका भुज और कोटि बताना है। कैसे पता चलेगा, यानी कि x निर्देशांक और y निर्देशांक बताने हैं। कैसे पता चलेंगे, बिंदु से जब मैं x अक्ष पर लंब डालूंगा तो मुझे मिलेंगे x निर्देशांक। तो बिंदु से x अक्ष पर लंब डाला, x निर्देशांक मिल गया 4। बिंदु से y अक्ष पर लंब डालेंगे तो मुझे मिलेगा इसका y निर्देशांक। तो बिंदु से y अक्ष पर लंब डाला, मुझे मिला इसका y निर्देशांक 3। ठीक है, x निर्देशांक को बोला जाता है भुज, तो ये हो गया भुज, और y निर्देशांक को बोला जाता है कोटि, तो ये हो गई कोटि। ठीक है, तो आपका भुज हो गया 4, भुज हो गया 4 और कोटि हो गई 3। और बिंदु बी के निर्देशांक क्या होंगे, निर्देशांक हमेशा x निर्देशांक कॉमा y निर्देशांक यानी कि भुज कॉमा कोटि के रूप में आएंगे। तो भुज हो गया 4 कॉमा कोटि हो गई 3। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन हमसे कहता है कि बिंदु M के x निर्देशांक और y निर्देशांक क्रमशः होंगे और उसके निर्देशांक क्या होंगे। तो बिंदु M ये रहा, बिंदु M ये रहा, इसका x निर्देशांक और y निर्देशांक क्या होगा। देखो भाई, x निर्देशांक निकालने के लिए x अक्ष पर लंब डाल दो। ठीक है, जहां पर x अक्ष को काट रहा है वो x निर्देशांक यानी कि -3, और y निर्देशांक निकालने के लिए y अक्ष पर लंब डाल दो। जहां पर y अक्ष को काट रहा है वो y निर्देशांक कितना हो गया भाई, ये हो गया 4। ठीक है, तो x निर्देशांक आ गया -3, y निर्देशांक आ गया 4 और निर्देशांक पूरे पूरे कितने हो गए, -3,4, -3,4। खत्म कहानी। अगला देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन हमसे कहता है कि किसी बिंदु के निर्देशांक 4,7 हैं तो इसका भुज क्या होगा। तो किसी बिंदु के निर्देशांक अगर 4,7 हैं तो इसका भुज क्या होगा। तो देखो सिंपल सी बात है, हम जानते हैं हमारा भुज जो होता है वो x निर्देशांक होता है। भुज जो होता है वो x निर्देशांक होता है ना। तो यहां पर x निर्देशांक क्या है भाई, यहां पर x निर्देशांक क्या है, x निर्देशांक है आपका 4। कितना भाई, 4। तो ऑप्शन नंबर ए 4 हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया। अगर तुमसे कोटि पूछ ली जाती तो कोटि क्या होती, कोटि होती y निर्देशांक यानी कि 7। ठीक है, चलो जी अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है किसी बिंदु की x अक्ष से लंबिक दूरी 3 है, वह बिंदु x अक्ष के नीचे की ओर स्थित है, उसका y नियामक क्या होगा। y नियामक मतलब y निर्देशांक ही वो पूछ रहा है, y नियामक मतलब y निर्देशांक ही वो तुमसे पूछ रहा है। तो बिंदु से कह रहा है कि x अक्ष से लंबिक दूरी, x अक्ष से लंबिक दूरी यानी कि x अक्ष से लंबवत दूरी कितनी है, 3 इकाई। ठीक है, तो इसका y निर्देशांक क्या होगा, हमें पता है y निर्देशांक क्या होता है। y निर्देशांक आपका बिंदु की x अक्ष से लंबवत दूरी होता है, मैंने ये तुम्हें बताया था। ठीक है, तो बिंदु की x अक्ष से लंबवत दूरी कितनी है, बिंदु की x अक्ष से लंबवत दूरी है 3 इकाई, तो यही इसका y निर्देशांक होगा। और इसने बोला है कि बिंदु जो है वो x अक्ष से नीचे की ओर है, तो बिंदु जब x अक्ष से नीचे जाते हैं तो x अक्ष से नीचे कैसी y अक्ष होती है भाई, x अक्ष से नीचे ऋणात्मक y अक्ष होती है। ठीक है, तो यानी कि y निर्देशांक कैसा होगा भाई, y निर्देशांक माइनस का होगा। ठीक है, तो यानी कि यहां पर आपका जो y नियामक होगा वो -3 होगा, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। याद रखना, अगर वो बोलता x अक्ष से ऊपर है, ठीक है,
तो भैया अगर बिंदु x अक्ष से ऊपर होता तो फिर x अक्ष से ऊपर तो तुम्हें पता है y अक्ष कैसी होती है, धनात्मक होती है, तो वहां पर x निर्देशांक प्लस के 3 हो जाता। लेकिन x अक्ष के नीचे हमें पता है कि हमारा y अक्ष जो होती है वो ऋणात्मक होती है, यानी कि y निर्देशांक माइनस के 3 होगा, क्योंकि x अक्ष से लंबिक दूरी क्या होती है, उसका y निर्देशांक वो 3 दी हुई है। ठीक है, चलो जी आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन तो कह रहा है बिंदु -2,4, 3, -1, -1,0, 1,2 और -3, कहां स्थित है। ठीक है, तो चलो भाई शुरू करते हैं सबसे पहले वाले से। -2,4, देखो जिन्हें याद रहता है बहुत अच्छी बात है, जिन्हें याद नहीं रहता वो साइड में ऐसे अक्ष बना ले अपनी। ठीक है, ये y अक्ष, ये x अक्ष, ये पहला चतुर्थांश, ये दूसरा चतुर्थांश, ये तीसरा चतुर्थांश, ये चौथा चतुर्थांश। पहले में दोनों प्लस के होते हैं, दूसरे में x अक्ष ऋणात्मक हो गई यानी कि x निर्देशांक माइनस y निर्देशांक प्लस, दोनों तीसरे में दोनों माइनस के होते हैं, और चौथे में x अक्ष प्लस की हो गई तो x प्लस y माइनस, x निर्देशांक पर y बराबर 0 होता है, y निर्देशांक पर x बराबर 0 होता है। बस इनका ध्यान रखो और देखो जरा, -2,4 तो x निर्देशांक माइनस का है, y निर्देशांक प्लस का है। x निर्देशांक माइनस y निर्देशांक प्लस कहां पर होता है, आपका दूसरे चतुर्थांश में। ठीक है, x निर्देशांक माइनस y निर्देशांक प्लस दूसरे चतुर्थांश में होता है। ठीक है, 3, -1, x निर्देशांक प्लस y निर्देशांक माइनस, x निर्देशांक है प्लस का 3, y निर्देशांक है माइनस का 3। ठीक है, तो x निर्देशांक है प्लस y निर्देशांक है माइनस, ये कहां पर होता है, x निर्देशांक प्लस y निर्देशांक माइनस चौथे चतुर्थांश में होता है, तो ये है चौथे चतुर्थांश में। ठीक है, उसके बाद है -1,0। अब देखो भैया आपका y निर्देशांक 0 है, y निर्देशांक 0 है, y निर्देशांक 0 कहां पर होता है, x अक्ष पर। ठीक है, और x निर्देशांक कैसा है, x निर्देशांक है माइनस का। ठीक है, तो यानी कि y निर्देशांक 0 है तो बिंदु x अक्ष पर है, और इसका x निर्देशांक माइनस का है यानी कि x अक्ष पर ऋणात्मक दिशा में है। ठीक है, तो x अक्ष पर क्योंकि y निर्देशांक 0 है और x निर्देशांक माइनस का है तो भैया आपका ऋणात्मक दिशा में होगा। ठीक है, दूसरा आपका क्या है, आपका है 1,2। तो x निर्देशांक भी प्लस का है, y निर्देशांक भी प्लस का है, दोनों प्लस हैं तो कहां पर, पहले चतुर्थांश में, पहले चतुर्थांश में दोनों प्लस है तो। और तीसरा -3, -3 कहां पर भाई, -3, -3, x निर्देशांक भी माइनस का है, y निर्देशांक भी माइनस का है, तो ये कहां पर होता है, ये होता है तीसरे चतुर्थांश में। और ये हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया। भाई देखो इतने क्वेश्चंस के बाद आप अपना इस चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन आराम से अटेम्प्ट कर सकते हो बिना किसी दिक्कत के। सारे कॉन्सेप्ट बता दिए, हर एक टाइप का क्वेश्चन बता दिया है। अब आता है जो आखिरी कॉन्सेप्ट है कि अगर तुम्हारे पास बिंदु दिए गए हैं तो उन्हें तल पर कैसे दर्शाओगे। ठीक है, बिंदुओं को तल पर दर्शाना है, बहुत ईजी है। 5,0, 0,5, 2,5, 5,2 इन बिंदुओं को नाम दे देता हूं मैं यहां पर लिखकर। ऑप्शन नंबर ए 5,0, 0,5, पहला पॉइंट ए हो गया 5,0, पॉइंट बी हो गया 0,5, पॉइंट सी हो गया आपका 2,5, पॉइंट डी हो गया आपका 5,2। ठीक है, पॉइंट सी हो गया -3,5, पॉइंट ई, पॉइंट एफ हो गया आपका -3, -5। ठीक है, 5, -3। चलो इतने ही दर्शाता हूं। ठीक है, मैं कहां तक दर्शा रहा हूं, मैं दर्शा रहा हूं तुम्हारा 5, -3,5 तक। इससे आगे के दर्शाने का काम तुम्हारा है। ये दोनों पॉइंट जो है वो तुम्हें दर्शाने हैं, तुम्हारे लिए होमवर्क है। ठीक है,
ये तुम्हारा होमवर्क है, तुम्हें ये दोनों पॉइंट्स दर्शाने हैं। ठीक है, अब देखो पॉइंट्स को दर्शाने का सिंपल लॉजिक है। ठीक है, जो x निर्देशांक है उसे x अक्ष पर ढूंढो, जो y निर्देशांक है उसे y अक्ष पर ढूंढो, दोनों से एक लंब खींचो, जहां पर दोनों लंब एक दूसरे को काटेंगे वो तुम्हारा बिंदु हो जाएगा जो कि निर्देशांक दर्शा रहे हैं। पहला बिंदु है 5,0। अब तुम्हें साफ दिख रहा है कि y निर्देशांक 0 है, y निर्देशांक 0 है तो बिंदु कहां पर स्थित होगा, y निर्देशांक 0 है तो बिंदु x अक्ष पर स्थित होगा। ठीक है, अब बिंदु x अक्ष पर कहां पर स्थित होगा, जहां पर वो जितना उसका x निर्देशांक है, x निर्देशांक है 5, तो 1 2 3 4 5, ये रहा 5। तो x अक्ष पर 5 को ढूंढ लिया मैंने। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया 5। तो ये हो गया क्या, ये हो गया आपका, देखो बनाते कैसे हैं ये भी देख लो ग्राफ। एक सीधी रेखा खड़ी, एक लेटी हुई सीधी रेखा। ठीक है, आपका बराबर बराबर दूरी पर सारे बिंदु ले लिए। ठीक है, जैसे 1, ये तो 0 0 हो गया। ठीक है, 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, जितना तुम्हारा मन हो। इधर -1, -2, -3, -4, -5। ग्राफ पेपर में मिल जाता है तुम्हें। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, -1, -2, -3, -4, -5, -6। अब ऐसे ही दर्शा लो। सबसे पहला बिंदु है कितना, 5,0। तो x निर्देशांक 5 है, x अक्ष पर 5 को ढूंढेंगे, ये रहा 5। ठीक है, y निर्देशांक कितना है, 0। तो y निर्देशांक 0 है, यानी कि बिंदु आपका कहां पर होगा, बिंदु आपका x अक्ष पर ही होगा। तो यही बिंदु हो जाएगा बिंदु A, जिसके निर्देशांक हो गए 5,0। दूसरा बिंदु है 0,5। तो x निर्देशांक 0 है, x निर्देशांक 0 है तो यानी कि बिंदु y अक्ष पर होगा। y निर्देशांक कितना है, 5, तो y अक्ष पर 5 को ढूंढो, 1 2 3 4 5, ये रहा। तो ये बिंदु हो जाएगा आपका क्या, ये बिंदु हो जाएगा बिंदु B, जिसके निर्देशांक हो गए 0,5, क्योंकि x निर्देशांक 0 था यानी कि y अक्ष पर है। ठीक है, अगला बिंदु है 2,5। तो बिंदुओं को अक्ष पर दर्शाना कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ा आसान है। ठीक है, ये वाले तो बड़े प्यार से ही दर्शा दिए गए, क्योंकि y निर्देशांक 0 था तो x अक्ष पर है, x निर्देशांक 0 था तो y अक्ष पर है। इसमें कोई भी निर्देशांक 0 नहीं है, तो कैसे दर्शाएंगे, सबसे पहले x निर्देशांक को ढूंढो, x निर्देशांक है 2। ठीक है, तो x अक्ष पर 2 को ढूंढेंगे, 1 और 2, ये रहा 2। अब y निर्देशांक को ढूंढो, y निर्देशांक है 5, x अक्ष यानी कि y अक्ष पर 5 को ढूंढो, 1 2 3 4 5, ये रहा 5। अब क्या करो, अब 2 से एक लंब डाल दो और 5 से एक लंब डाल दो। तो भैया 2 से एक लंब डालेंगे, ठीक है, और इधर 5 से एक लंब डालेंगे। जहां पर ये दोनों लंब एक दूसरे को काटेंगे वही हमारा बिंदु हो जाएगा, जिसके निर्देशांक हो गए 2,5। दोबारा सुन लो कैसे दर्शाओगे। सबसे पहले x निर्देशांक ढूंढोगे x अक्ष पर, फिर y निर्देशांक ढूंढोगे y अक्ष पर, दोनों बिंदुओं से लंब खींचोगे, जहां पर ये एक दूसरे को काटेंगे वही तुम्हारा क्या हो जाएगा, वो बिंदु हो जाएगा जिसके निर्देशांक तुम ढूंढ रहे थे। ठीक है, ऐसे ही 5,2, तो x निर्देशांक हो गया 5, तो x अक्ष पर 5 को ढूंढो, कहां है भाई 5, x अक्ष पर 5 को ढूंढा, ये रहा 5। y निर्देशांक है 2, तो y अक्ष पर 2 को ढूंढो, ये रहा 2। ठीक है, 5 से एक लंब खींच दो और इधर 2 से एक लंब खींच दो, जहां पर दोनों एक दूसरे को काटेंगे वही बिंदु हो गया बिंदु D, जिसके निर्देशांक हो गए 5,2। ऐसे ही -3,5, तो x निर्देशांक है -3, तो x अक्ष पर -3 को ढूंढो, तो -1 -2 -3, ये रहा। y निर्देशांक है कितना 5, तो y अक्ष पर 5 को ढूंढो, तो 1 2 3 4 5, ये रहा। ठीक है, तो यानी कि आपका किस पर, x बराबर 3 से, x बराबर -3 से एक लंब डालो, y बराबर 5 से एक लंब डालो, जहां पर दोनों एक दूसरे को काट रहे हैं। ठीक है, वो बिंदु हो गया बिंदु E, जिसके निर्देशांक है -3,5। अगला बिंदु है आपका -3, -5, तो x निर्देशांक -3 है, x अक्ष पर -3 को ढूंढो, ये रहा।
y निर्देशांक -5 है, y अक्ष पर -5 को ढूंढो। कहाँ है भाई? -5 ये रहा, ठीक है। दोनों से एक लंब डालो, -3 से एक लंब डालेंगे, ठीक है, और -5 से एक लंब डालेंगे। जहां पर ये दोनों लंब एक दूसरे को काटेंगे वही हमारा बिंदु हो जाएगा, जिसके निर्देशांक हो गए -3, -5। और भाई देखो, इसके साथ हमारा ये पूरा का पूरा चैप्टर जो है वो यहीं पर खत्म हो जाता है, ठीक है। इस पूरे चैप्टर में क्लास 9 के निर्देशांक ज्यामिति में यही था, ठीक है। पूरा बेसिक जो है वो मैंने कवर करा दिया है, तुम लोगों को होमवर्क भी दिया है, उसकी प्रैक्टिस करना। और मैंने तुम्हें पहले ही बोला था कि 50 मिनट के अंदर अंदर हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे, तो 50 मिनट ही हुए हैं एग्जैक्टली, और 50 मिनट के अंदर अंदर ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अब मैं तुमसे मिलूंगा सीधा तुम्हारी नेक्स्ट क्लास में, जहां पर हम करेंगे हमारा अगला चैप्टर, जिसका नाम है 2 चर वाले रैखिक समीकरण। रेडी रहना दृष्टि बैच की अगली क्लास के लिए। आई होप तुम्हें इस क्लास में मजा आया होगा। कमेंट में मुझे जरूर बताना कि कौन सा पार्ट तुम्हें सबसे ज्यादा मजेदार लगा, क्वेश्चन करने में कौन से क्वेश्चन में सबसे ज्यादा मजे आए। तब तक के लिए अपना ध्यान रखो, पढ़ाई लिखाई करते रहो। टेक केयर, टाटा और बाय बाय।